सबसे पहले तो यहाँ आपके बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9 जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, देश की कई भाषाओं में इसके चैनल हैं और इसको देखने वाले देश के हर भाषा के लोग हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हिंदी से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेज में लोग जो हैं इस चैनल को देखते हैं। हम हिंदी में भी नंबर 1 चैनल है कन्हैया जी, आपको ये बताना चाहूँगा। आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बधाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपका जो नारा था उसमें हमने परिवारवाद से आज़ादी का जिक्र नहीं सुना, तो क्या पहले से प्लान था कांग्रेस में जाना? नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब पे ही आ रहा था। एक्चुअली हमारी संस्कृति में जब कोई आपके घर आए तो पहले हालचाल पूछते हैं, खैर मकदम पूछते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। आपने आते ही सवाल पूछा है। परिवारवाद से आज़ादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो। तो देश में कई तरह की समस्याएं हैं, आपके पास जो क्लिप होगा शायद उसमें नहीं मौजूद हो। किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा मानते हैं, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर उससे कोई तकलीफ़ है, किसी को उससे अगर परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मुक्ति की बात हम करते हैं। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना, इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है। और इस विचार को जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। और परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध करते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई अंतर विरोध नहीं। देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूँ, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है। जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है। और अपने मतदान केंद्र पे जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति। ये देखिए, ये बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल,
सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी, वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं। और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जाति के आधार पे राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूं, या जातिवाद सही है ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर क्या, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम OBC, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं OBC समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? इस विषय में खो जाएंगे। नहीं, विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, हाँ, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्स पर्सन हूं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है, हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा, पॉलिटिकल बाइसनेस है। नहीं, बाइसनेस नहीं, सिंपल सवाल पूछा। आपको एक सिंपल अशोक जी, यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं, और हम वो ऐसी चीज नहीं मानते। देखिए, एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेकुलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है ये, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात,
आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं और गलत कौन है। तीसरी बात, जहाँ तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो ये हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है, हुआ है ना। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। बात है। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब मुस्लिम लीग बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही कहा। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर। और मेरा इतिहास ठीक है सर। हर्षवर्धन जी 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए, वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन दे करके बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल, बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन जी बात को घुमाएंगे। आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत है। मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे। नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं। सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत, कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए, प्रवक्ता नहीं है। आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी, कौन कौन आ रहे हैं। आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और देखिए, चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। अजीब करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल है। बिल्कुल से चिल्ला लीजिए सर, चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर, एक मिनट सर, कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी, एक मिनट, निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। आप हद में हर्षवर्धन जी, एक मिनट। कन्हैया जी, एक मिनट। कन्हैया जी, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी सर, ये शब्दों का, कन्हैया जी, इन शब्दों से, एक मिनट, कन्हैया जी, इन शब्दों का, नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड, सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल, एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब। एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, बताइए।
देखिए, आप लोग बताइए, सुनिए, जिस पहचान से वो पहचान मिनट। सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में दीजिए, 4 अच्छा ही बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब। ठीक है, सवाल हाँ। आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात कर रहे हैं। आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। देखिए, मैंने अपने सवाल के जवाब में बिना किसी लाग लपेट के, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो ऑन कैमरा है, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कि इस देश की संस्थाओं का अपना एक नियम कायदा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो भी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो है हम सेकुलर वैल्यू में बिलीव करते हैं। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, जो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस मुस्लिम लीग के साथ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वो वाली मुस्लिम लीग है, जबकि वो पार्टी नहीं है। रही बात कौन सेकुलर है, कौन सेकुलर नहीं है, ये कोई स्थापित चीज़ तो होता नहीं है, बदलते रहती है। मैंने भाजपा का कॉन्टेक्स्ट नहीं लाया था, आपने भाजपा का सवाल लाया है, तो मैं भी एक सवाल कहता हूँ। भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो क्या वो अकाली दल से जो है गठबंधन नहीं किए थे? वैचारिक अंतर्विरोध था वहाँ पे, लेकिन चुनावी लाभ के लिए जो है वो उसके साथ जो है गठबंधन किए थे पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान। कोई भी जो प्रश्न उछाला जाता है उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना उसको गुमराह कर दिया बीच में इंटरप्ट करूंगा। कौन सेकुलर है, कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से ये तय होगा। ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहाँ आते हैं दिल्ली में, कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस ज़माने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर TV9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है।
कोई भी बात आप हम करते हैं वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको राजनीति के लिए एक मिनट से हटा दीजिए, इसको राहुल गांधी वर्सेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना चाहिए। वो बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा सकती है। कहीं नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है, तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो दो बात कही जा रही है ना, वो तर्कहीन है। एक देसी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस ज़माने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूँ और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल, फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पे जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं? मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए हैं? क्या जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जो है चंडीगढ़ नहीं गए? एक सेकंड सर, ठीक है। प्रश्न क्या है ये पूछिए। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ठीक है, क्या वो तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के बात करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। किस तरह से सही है? बताइए किस तरह से सही है? अभी देखिए, पहले बताइए ना। एक अरे मैं बता रहा हूं, पहले इनका अरे आपका बारी आएगा तो आप कीजिएगा। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, पहले उनका जवाब दीजिए। तथ्य के हिसाब से गलत है। किसान जी जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ कन्हैया जी एक सेकंड, जिस तरह की चर्चा हो रही सवाल ये है, ये जैसे हम छात्र संघ भवन में किसी तरह की चर्चा करते हैं, वो आज हो एक गया। मिनट कन्हैया जी, अब सवाल एक सेकंड, अब एक मिनट, अब आप जरा मुझे एक मिनट सर। इंटरनेट के जमाने में क्या देसी विदेशी है? अब मेरा सवाल ये अगर है, बात गलत है तो दिल्ली में भी गलत है, न्यूयॉर्क में भी गलत है। अगर बात सही है तो दिल्ली में भी सही है, न्यूयॉर्क में भी सही है। आप ये बताइए कि बात मेरा सही है कि एक नहीं? मिनट सर, हमारा पहला रैपिड फायर है, जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला रैपिड फायर, कांग्रेस का दोस्त कौन है? असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए आप तो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना। आपसे हम ये सवाल पूछे हैं कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा दूसरा सवाल, दूरदर्शी नेता कौन है? सीधे आइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन है? राहुल गांधी या डी राजा? सर दोनों दूरदर्शी नेता हैं। आप दोनों को निजी राय बोल रहे हैं? दोनों? हाँ, दोनों दूरदर्शी नेता हैं। दोनों, ठीक है, ओके। कोई एक अगर इनमें से चूज करना हो तो? नहीं, जब दोनों का ऑप्शन है दोनों चूज कर लेंगे सर। ओके, हमारा तीसरा सवाल है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत जी या पी विजयन? सर इसमें एक ही बोलना होगा आपको। राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी और केरल के लिए पी विजयन। ठीक है, अब आइए जरा हमारा जो एक और सवाल है रैपिड फायर का, जरा प्ले ऑन करिए। बिहार का भविष्य कौन? कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार, ठीक है, तो फिर तो जो है चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। ठीक है, बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं। व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा जी। और जवाब हम सबका दे रहे हैं सर। हाँ, वैसे सबका दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर रहे आप। चलिए आइए, अब सवाल है बेहतर वक्ता कौन? संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा। संबित पात्रा आप कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगला सवाल। उसमें तो इसमें से भी 3 लोग कहेंगे क्या सर? सर ये गलत बात है, ये गलत बात है। जवाब देता हूं मैं सर, जवाब देना हम लोग नहीं, सर, मैं आपसे जवाब लूंगा। साथ में लेके चलते हैं, घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल पता है, पर्सनल नहीं होना है। कन्हैया जी की बात हो रही है, कन्हैया जी की बात हो रही है, पर्सनल नहीं होना है। आइए, और आदत है मेरे पास सर एक और सवाल है, आइए चेंज करिए। आदर्श विचारधारा क्या है? आदर्श विचारधारा क्या है? महात्मा गांधी जी की या कार्ल मार्क्स जी की? दोनों। कोई एक तो बताइए आप। दोनों।
उस मतलब मैंने जो है जोशी गांधी पत्राचार पढ़ा है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है पीसी जोशी आर्काइव्स है। आप भी अगर दोनों महात्मा गांधी और पीसी जोशी के बीच के जो पत्राचार हुए हैं, जो लेटर करस्पॉन्डेंस है, उसको पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे दोनों। ठीक है, देखिए क्या है ना सर कि आपने जो है पूरा क्लिप दिखाया और सब लोगों ने देखा, मेरा पूरा ध्यान जो है ना उसी में अटका रह गया। जब महंगाई की बात हो रही थी, सुधा देखे कि नहीं आप लोग, जब जो है बेकारी की बात हो रही थी, शिक्षा महंगी हो रही थी उसकी बात हो रही थी, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है उसकी बात हो रही थी, तो मैं वही देखता रह गया। कहते हैं ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हमको ये लगता है कि अगर इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की बात करना और इसके बात करने से प्रधानमंत्री जी का अपमान हो जाता है, तो प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधान सेवक हैं। 140 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उनके लिए, उसके लिए तो जो है उनको बार बार अपमानित हो जाना है, ये तो देश हित में है, इसमें क्या दिक्कत है? आप एक्चुअली उस बात को समझे नहीं जी। प्रधानमंत्री जी जो संसद भवन में लाइंग डाउन कर रहे हैं ना, उसके लिए जो है राहुल जी नहीं बोल रहे थे, ये सब जानते। देखिए ये 1 to 1 कराते रहिएगा ना, उससे 140 करोड़ लोगों का भला नहीं होने वाला। आप, मैंने पहले ही कहा कि जाति समाज में पहले आई है, जाति के आधार पर भेदभाव में समाज पहले है। स्वाभाविक रूप से जब भेदभाव समाज में होगा जाति के आधार पे, तो राजनीतिक रूप से जो है जाति या पहचान के आधार पे लोग संगठित होना भी शुरू हुए। इस देश की राजनीति की सच्चाई है। हम पटना के कार्यक्रम में गए थे, पटना के कार्यक्रम में जो मांग है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो है हमने अपने भाषण में जो बात कही, हमने कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य है समाज में रहने वाले लोगों की 100% भागीदारी। ऐसा अगर मैं कहता कि इस जाति के साथ भेदभाव करो, इस जाति का छीन करके इस जाति को दे दो, तब जातिवाद होगा। 100% भागीदारी की हमने एक बात की, एक बात। दूसरी बात, आपने जो इतिहास बताया देश की राजनीति का, मैं भी वही बात कह रहा था कि अपनी राजनीति के लिए इस देश में सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते रहे हैं। ये इस देश की राजनीति का इतिहास है। और कांग्रेस विरोध में शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक दौर था कांग्रेस विरोध का, तो कांग्रेस के विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए। एक दौर है जब भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत है, ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये अलग अलग दौर की बात है। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, तो विचारधारा के आधार पर उसकी कसौटियों पर यदि आप कस करके किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे, तो कांग्रेस का जो योगदान है इस देश के लिए, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता है। हमने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। देश को अगर वो 50 साल चलाए, तो उनके ऊपर अगर आप सवाल पूछ सकते हैं, उनकी कमियां गिना सकते हैं, तो उनका इस देश के लिए कोई योगदान भी तो रहा होगा। उस योगदान के बारे में भी बात कीजिए। इस देश में किसी भी नागरिक को, चाहे उसका पेशा कोई भी हो, चाहे वो फल बेचता हो या जो है किसी मंदिर का पुजारी हो, अपनी जो है बोलने की स्वतंत्रता के आधार पे कुछ बोलता है। जब तक कि संविधान की मूल भावना आहत ना हो और दायरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें रह करके कोई अगर अपनी बात कर रहा है तो उसको यह बात करने की आज़ादी है। लेकिन देश चलेगा कैसे, इसका तो एक नियम कायदा बना हुआ है। उस नियम कायदे के हिसाब से यह देश चलेगा संविधान से, और उस संविधान में कानून कैसे बनेंगे, न्यायपालिका कैसे काम करेगा, विधायिका कैसे काम करेगा, तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और संविधान के हिसाब से हमारा देश, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने की जो भावना है, उसके आधार पर चलेगी। किसी भी इंसान के साथ उसके जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो गैर कानूनी है। किसी भी इंसान के साथ उसके पूजा पद्धति, विश्वास, मान्यता, इसके आधार पर जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और संविधान की मूल भावना से अगर कोई खिलवाड़ करे, अगर अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दायरे में ना रख करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करे, तो उसका जवाब देने के लिए कानून है। अगर कोई उस कानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब जो है कानून देगा। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूँ कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफ़रत के आधार पे जो राजनीति होती है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है,
हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पे राजनीति करना ये संवैधानिक है। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं आप कि आज स्पष्टता से बात करते हैं, मैं भेद बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको, नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भेदभाव इंसान के साथ होता है, लेकिन उस भेदभाव के खिलाफ इंसान को अपनी आवाज़ जो है ना बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को मुखरता से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधार की बैसाखी से दोस्त कोई रेस नहीं जीता जाता है, इस बात को याद रखना। भेदभाव जरूर होगा आपके साथ, ठीक है, उसके खिलाफ आपको अपनी ही आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। सचिन पायलट जो है कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए। ये तो बताइए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, मुक्त कंठ से बोलिए। तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? प्रश्न जो पूछे उस प्रश्न को मैं पूरा कर रहा हूँ। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में, इसीलिए मैं कहता हूं सर, आप ईमानदारी से, हम आपके साथ रहे हैं। ईमानदारी से पूछा हमने। वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अरे किसी के राज में जो है कोई भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट अभी ऑन कैमरा ये बात कहेंगे। मैं आपको देखिए, आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके इस सवाल को आपके दर्शक बहुत बखूबी समझते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे सुबह शाम मैसेज आता है। आपने देखा होगा कि वीडियो को कैसे जो है आगे पीछे से काट करके उसको चलाया जाता है, कैसे जो है कि इंसान को जो है उसके अंदर समझ नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। ये तो दोनों पक्षों की तरफ से होता है। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? ये बात नहीं, दोनों तरफ से। मैंने जो है किसका वीडियो काट करके जो है वीडियो लगा दिया है? आपने नहीं काटा है, लेकिन हमने कई आईटी सेल्स तो होते हैं ना, कई जगह हमने देखा है किस किस के लगते रहते हैं। तो ये अनैतिक है ना सर, ये अनएथिकल है ना, ये इसको कोई सही थोड़ी कहेगा। झूठ के आधार पर राजनीति करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप बताइए कि हमारे देश में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में हर सरकारी डॉक्यूमेंट पे सत्यमेव जयते रहा जाता है। उस सत्यमेव जयते के देश में झूठमेव जयते हो रहा है और उसको हम सही कैसे मानेंगे सर? ये गलत है। ये आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, गलत है। मेरा मानना यह है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। आप सत्य की राह पे टिके रहिए, सत्य एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ये कहूँ कि ये तरबूज है, तरबूज है, तरबूज है, तो आम तरबूज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। झूठ की भी अपनी एक सीमा होती है। धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूँ, आप बोलते हैं टाइम के चलते सब ठीक हो जाएगा। सत्य के राह पे आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिए, झूठ अपने आप किनारे हो जाए। देखिए, ये तो बात जो है अपने अपने तरीके से बनाई जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी आरोप लगता है ये, इसलिए मैंने नहीं, देखिए आप एकदम बोले हैं पत्रकार भाषा में, एकदम हम जब वैसे ही जवाब देंगे। हाँ, बिल्कुल वही दीजिए, उम्मीद यही कर रहा हूं। आपने जो कहा कि आरोप लगता है और आपने जो है इतिहास का एक संदर्भ दिया कि इस देश का इतिहास ये है कि कई बार जो है ये लोग गठबंधन में रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गठबंधन शब्द मैंने नहीं कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ी दिखती रही, कम्युनिस्ट खड़े दिखते रहे, लेकिन पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के इर्द गिर्द इतने कम्युनिस्ट नेता हैं। क्या इसकी वजह से एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जैसा ठप्पा ज्यादा लग रहा है? नहीं, एक तो कम्युनिस्ट होना एंटी नेशनल और एंटी हिंदू होना नहीं है।
ये बात अपने आप में फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसको हटा दीजिए। दूसरी बात आपने कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, ये बात भी गलत है, इसको भी आप हटा नहीं है वो लोग कम्युनिस्ट बिल्कुल एक आइडियोलॉजी वाले नहीं। आप उसको कैसे देखेंगे? आप पार्टी की संरचना देखेंगे, आप CWC देखेंगे, आप जो है AICC के सेक्रेटरी को देखेंगे, आप जनरल सेक्रेटरीज को देखेंगे, या जो देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, तो आप उसको देखेंगे तो कहीं से भी ये फैक्चुअली सही नहीं है। या आप राहुल गांधी जी के ऑफिस को देखेंगे, उसके उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पृष्ठभूमि देखेंगे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहाँ ये आरोप जो है वो टिकता हो, एक बात। और दूसरी बात, ये बात बोलना अपने आप में जो है बड़े बहुत हास्यास्पद है कि कम्युनिस्ट विचारधारा एंटी नेशनल है। अभी मैं कहता हूँ कि इसको ना बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। देश के ओलंपिक विजेता, देश का मान बढ़ाने वाले जो हमारे पहलवान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही लोग जब अपने कंधे पे तिरंगा लगा करके मेडल अपने सीने पे लगाते हैं तो देश का मान। दिग्विजय सिंह पे सवाल पूछा हूं, पहलवानों पे जवाब चलेगा। देने दीजिए ना, आप जवाब देने दीजिए। दिग्विजय सिंह का आपको लगता है उनका सवाल जवाब हम नहीं देंगे? उनका भी सवाल का जवाब देंगे। तो जो है अभी जब वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, तो उनको जो देशद्रोही कहा जा रहा है। ये ना फैशन बन गया है सर कि आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो सरकार के डिफेंस में जो है देश का नाम लेकर के जो है जान बचाने की कोशिश की जाएगी। जो बात दिग्विजय जी बोले हैं वही बात, और भाजपा ने सत्यपाल मलिक जी को राज्यपाल बनाया है, बीजेपी ने बनाया है ना, बीजेपी में थे ना, वो जो है वही सवाल आज पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं सरकार से। तो यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए आपको? नहीं, हम कह रहे हैं कि वही सवाल जब बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं तो वो जो है देश विरोध नहीं है। एक मिनट, आप पूछ रहे हैं ना ये सवाल, सवाल तो उनके लिए भी है, आप पूछ रहे हैं ना ये सवाल और आपको सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए? नहीं, प्रूफ क्यों चाहिए? प्रूफ नहीं चाहिए। तो वो क्या पूछ रहे हैं फिर? वो ये कह रहे हैं कि सरकार क्या करती है, देश का नाम लेकर के देश के सेना का जो काम है, उसकी जो वीरता है, उसको अपना काम बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसीलिए जो है, इसीलिए मैंने पहलवान का उदाहरण दिया। नहीं ठीक है ना, हम तो कहते हैं कि देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका काम देखना न्यायपालिका का है, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। कोई अगर इस देश में गैर कानूनी काम करे तो कानून उसको जो उचित सजा है वो सजा दे, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्या हूँ इसकी सच्चाई मैं जानता हूँ, और वक्त के साथ जो है इसकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी। हमारा इतिहास क्या है इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है ना, जो सच होगा वो सामने आकर के रहेगा। अगर मैं कुछ भी गलत करता, मेरे गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हो गया होता तो हम आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठे होते। मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं आपने कही सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1 लाख बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 1 लाख बात मैं बोलता हूँ, लेकिन भाजपा जो मेरे ऊपर आरोप आपने क्या लगाती सेना को देखकर ये बयान नहीं दिया था कि वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है सेना के द्वारा ऐसे करके? देखिए अब इसमें 2 बात है गलत। एक, जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे मैं उसकी बात कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं PhD हूँ और मेरा जो है एक्सपर्टीज जो है वो अफ्रीका के ऊपर है। पहले मैं रवांडा का एग्जाम्पल दे रहा था, और गूगल के इस ज़माने में हर कोई न्यूज़ सर्च कर सकता है। आप रवांडा की हिस्ट्री सर्च कीजिए कि किस तरीके से रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप हमारी संस्था कोर्ट मार्शल होते हैं ना हमारी सेना में, उसके रिपोर्ट्स उठा करके देख लीजिए। आप जो है जो अभी लॉ कमीशन की इन्होंने बात की, जो हमारे देश में न्यायिक समितियां बनी हैं उसका रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। अभी मैं इतनी देर से यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना। बात का बतंगड़ मत। मैं आपसे सफाई ले रहा हूँ। नहीं सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए जिसको चैलेंज लेना है, तो खुलेआम ले रहा हूँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है?
और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो, आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है, याद रखिएगा। ये गलत बात है। ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर सेना के ऊपर कि हमारे घर के लोग पत्रकार हैं, गलत तरीका है। पत्रकार हैं। एक मिनट पत्रकार हैं, एक मिनट आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आपको चिंते हैं। कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है, हम आपका। अब एक मिनट, आपका गंध आता है, एक मिनट, हम आपका, सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं, जवाब नहीं दे, रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग रग से हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं हैं। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूं? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकारों के लिए TV9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? एक मिनट, कन्हैया जी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मैं इस शो में मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, मैं जो कर रहा हूं उसमें प्रसन्न हूं, मैं भी खुश हूं। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी, गाना गा लो। अशुद्ध प्लीज, अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी, वो एक और रैपिड, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट, इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, कन्हैया जी एक सर, एक नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता सकते हैं। मेरा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग को बात पता नहीं आपका। हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं आपका। सुगंध सर हम लोग का ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया जी ये है, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा नाम क्या पता नहीं, बोल दो ना प्लीज, मेरा नाम क्या है? सर प्लीज, किसी का नहीं एक मिनट सर, ये आपका हमें स्मेल बता सकते हैं। मैं इस शो में सर, इस शो में एक मिनट सर, इस शो में अब हम एक वो बात, कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए पहले। सवाल यह है, प्ले ऑन करिए इसको, नेक्स्ट सवाल क्या है? लालू यादव ईमानदार नेता हैं, यस या नो? ईमानदार नेता है, यस तो यस का प्ले कार्ड दिखा दीजिए। यस, उन्हीं का रंग भी है, आरजेडी का ही रंग भी है। ठीक है, राजनीति में परिवारवाद जायज है, यह सवाल यस या नो? ठीक है, नो, ओके। चौथा सवाल, केरल में, प्ले ऑन करिए जरा, केरल में लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है, यस या नो? ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं वैसे। ठीक है, ठीक है, आपका इसका कहना है नो, ओके। मेरा अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर देशभक्त सेनानी थे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, पास? वही बात है, जब होगा तब देखेंगे, अब जो है ही नहीं उस पर क्या विमर्श करें। कांग्रेस पार्टी में, अगला सवाल प्ले ऑन करिए, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, है? ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ठीक है, आप यस या कि नो क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने आपसे जो है शर्त तय कर लिया, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। कोई बात, मैं उसको स्टेप ओवर नहीं करूंगा, ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, हमको जो यस नो कहना होगा कह देंगे, ठीक है, बाकी आप पास करते। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? नहीं, 2024 में नहीं होंगे, ऑलरेडी हैं, विपक्ष का चेहरा 2023 में ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, नहीं आप इसमें यस या नो एक मिनट सर, आप बहुत सेंसेबल सवाल किए हैं, एक मिनट, बहुत सारे सेंसेबल सवाल किए आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, एक नॉन डिसक्वालीफाइड सांसद, अनक्वालीफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है, तो 2023 में है तो 24 का क्या सवाल?